नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीपीबी के अंदर आईपीआर के बारे में। हम आज चर्चा करने वाले हैं। आईपीआर का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। इसके बारे में हमने आईपीआर का सामान्य परिचय देखा था और उसके बाद में हमने इसके क्या क्या गुण होते हैं वो देखे थे। उसके बाद में हम इसके प्रकार देखे थे। आज उन्हीं प्रकार के बारे में हम देखेंगे। उनमें से हम दो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आईपीआर के जो हमने इससे पहले जो प्रकार देखे थे वो हमने 6 प्रकार के देखे थे। सबसे पहले हमने कॉपीराइट के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने ट्रेड सीक्रेट, नंबर 3 पर हमने ट्रेडमार्क देखा था, नंबर 4 पर पेटेंट। इसके बाद में हमने देखा था जियोग्राफिकल इंडिकेटर और नंबर 6 पर देखा था हमने इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में देखा था। आज इन 6 के अंदर हम महत्वपूर्ण जो दो हमारे आईपीआर के टाइप है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले। और ये इनमें से प्रश्न काफी अच्छे प्रश्न भी बनते हैं न्यू टाइप के अंदर भी और थ्योरी के अंदर भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम आईपीआर के प्रकार के बारे में। आईपीआर के प्रकार, तो सबसे पहले साथियों हम आईपीआर के प्रकार की बात करें तो आईपीआर के हमने 6 प्रकार देखे थे। उनमें से सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं उसका नाम है कॉपीराइट। ये जो प्रकार है कॉपीराइट, इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इससे छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं और बड़े प्रश्न भी बनते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कॉपीराइट के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉपीराइट मिलता किसके ऊपर है। तो कॉपीराइट जो जनरली जो मिलता है इसके बारे में हमको 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉपीराइट किनके ऊपर दिया जाता है। तो ये कॉपीराइट क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो आईपीआर है उसके अंदर जो भी हमारे मस्तिष्क से उठने वाले जो भी विचार थे, उनसे जो भी हमारी संपत्ति थी या जिनसे हम नया प्रोडक्ट बना रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है। तो कॉपीराइट जनरली किन के ऊपर दिया जाता है, तो किन के ऊपर दिया जाता है, तो रचनात्मक या ये जो कॉपीराइट है किन के ऊपर दिया जाता है, रचनाकारों द्वारा किए गए कार्य के लिए। तो कॉपीराइट किसके लिए दिया जाता है, तो रचनाकारों द्वारा किए गए कार्य के लिए क्या दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है। अब जो रचनाकार होते हैं वो किस किस क्षेत्र के अंदर रचनाएं करते हैं। जनरली हमने जब आईपीआर के बारे में देखा था तब हमने 4 सेक्टर देखे थे। कौन कौन से, औद्योगिक क्षेत्र, एक हमने देखा था औद्योगिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र और साहित्यिक क्षेत्र, और एक हमने कला का क्षेत्र देखा था। जिसके अंदर में से इन चारों क्षेत्रों के में से कॉपीराइट है जो वो किन क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, तो जनरली 2 के अंदर दिया जाता है। कौन कौन से, वो अभी हम देखने वाले। तो रचनाकारों द्वारा किए गए कार्य के लिए क्या मिलता है, हमको कॉपीराइट मिलता है। अब ये रचनाकार जो होते हैं जो किसी भी चीज़ की रचना करते हैं, चाहे वो फिल्म की रचना करते हैं, चाहे वो संगीत की रचना करते हैं, चाहे वो मूर्ति की रचना करते हैं, चित्र की रचना करते हैं, बुक की रचना करते हैं, तो किस प्रकार की रचना करते हैं। तो जो भी रचनाकार होता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो रचनाकार जनरली 2 प्रकार के हो सकते हैं या 2 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। जो रचनाकार होते हैं जिनके द्वारा रचना की जाती है वो जनरली 2 क्षेत्रों के अंदर की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र के अंदर, एक तो की जाती है साहित्य के क्षेत्र के अंदर। जो साहित्य का जो क्षेत्र, तो उसके अंदर रचनाकार के द्वारा जो भी रचना की जाती है उसके ऊपर क्या मिलता है, हमको कॉपीराइट दिया जाता है। और एक दिया जाता है कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में तो इन, या फिर हम कह सकते हैं कलात्मक, कला के क्षेत्र में या कलात्मक क्षेत्र के अंदर हमको क्या दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि साहित्य और कलात्मक के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में हमको क्या दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है। और ये दोनों क्षेत्र किससे बिलोंग करते हैं, तो रचनाकार से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जो कॉपीराइट होता है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। ये तो होता है जनरली किसके लिए दिया जाता है, जैसे हम पेटेंट की बात करें, पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, तो कोई भी हम नया आविष्कार करते हैं तो उसके लिए हमको क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त हम बात करें जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है वो किसके लिए दिया जाता है, भौगोलिक क्षेत्र की जो विशेषता होती है उसके आधार पर वो जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाता है। इसके बाद में हम उसी की चर्चा करेंगे। तो जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है, रचनाकारों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए। तो साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है और कलात्मक क्षेत्र के अंदर हो सकता है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम, ये जो कॉपीराइट होता है ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है। जो हमारा कॉपीराइट होता है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 60 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 60 वर्षों के लिए ये हमें कॉपीराइट मिलता है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, भौगोलिक संकेतक होता है, वो 10 वर्षों के लिए मिलता है। और पेटेंट होता है वो 20 वर्षों के लिए मिलता है। ये भी हमको पता होना चाहिए। तो कॉपीराइट 60 वर्षों के लिए दिया जाता है। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम 60 वर्षों के बाद में जैसे ही इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम रिन्यू करवाते हैं। जैसे हमारा जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस की जो वैधता होती है वो जैसे खत्म हो जाती है तो उसी के बाद में हम क्या करते हैं, लाइसेंस को वापस से वैलिड करवाने के लिए उसको रिन्यू करवाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कॉपीराइट की, जैसे ही 60 वर्ष इसको कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने वर्तमान में 2022 के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट की आज मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और जैसे मैं उसके ऊपर कॉपीराइट लेता हूँ, उसके 60 वर्षों के बाद में उसको मैं वापस उसको रिन्यू करवाता हूँ। तो इसमें जो रिन्यू की जो फैसिलिटी होती है, रिन्यू की जो फैसिलिटी होती है वो इसके अंदर नहीं होती। यानी कि 60 वर्षों के बाद में कोई भी हमारा प्रोडक्ट होगा उस पर अगर हमने कॉपीराइट ले रखा है तो आने वाले समय में क्या होगा, तो एक मिनट सॉरी, तो हम देख रहे थे जब किसी भी कॉपीराइट जिसके ऊपर हमने कॉपीराइट लिया है उसका वैलिडिटी कितने वर्षों की होती है, 60 वर्षों की वैलिडिटी होती है। और उसको 60 वर्ष के बाद में उसको हम रिन्यू नहीं करवा सकते। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए अगर किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हम बात करते हैं किसी पुस्तक की बात करते हैं, किसी पुस्तक के ऊपर हमने
कोई भी ऑथर है उसने किसी पुस्तक की रचना की है और उस पुस्तक की रचना करने के बाद में वो उसके ऊपर कॉपीराइट लेता है, और उस कॉपीराइट लेने के बाद में अगर इसी पुस्तक को कितने वर्ष हो जाते हैं, 60 वर्ष हो जाते हैं। अगर इसी पुस्तक को 60 वर्ष हो जाते हैं, 60 वर्ष के बाद में कॉपीराइट ऑटोमेटिक हट जाता है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक की हूबहू कॉपी करके अपना एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और उससे हम इनकम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉपीराइट। और कॉपीराइट के अंदर ये याद रखना कि इसको हम रिन्यू नहीं करवा सकते, यानी कि एक बार कॉपीराइट मिलने के बाद में उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो जाती है, वैलिडिटी खत्म होने के बाद में उसके जो भी वो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर हम चाहे जो कर सकते हैं। अगर कोई फिल्म है तो उस फिल्म की हूबहू हम कॉपी बना सकते हैं 60 वर्षों के बाद में। हूबहू अगर कोई पुस्तक है तो उसकी हम फोटोकॉपी करवा सकते हैं, उसकी हम रचना खुद स्वयं कर सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं, गाने की हम फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर 60 वर्षों के बाद में जैसे उसकी कॉपीराइट खत्म होता है तो उसका रिन्यू नहीं होता है, और वो प्रोडक्ट होता है जो वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर एक व्यक्ति या संस्था का ना होकर पर्टिकुलर वो एक पब्लिक का हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट क्या होता है, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्र के अंदर दिया जाता है और 60 वर्ष इसकी वैलिडिटी होती है और इसको रिन्यू नहीं करवा सकते। अब हम देखते हैं जो कॉपीराइट होता है ये किस एक्ट के तहत काम करता है, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। सॉरी। अब हम देखते हैं जो कॉपीराइट जो होता है ये कॉपीराइट किस एक्ट के तहत कार्य करता है। कॉपीराइट किस एक्ट के तहत काम करता है, तो किस एक्ट के तहत काम करता है, तो ये 1957 का एक एक्ट है, 1957 के एक्ट, 1957 का एक्ट है और उस एक्ट का नाम है कॉपीराइट एक्ट। कौन सा एक्ट है, तो कॉपीराइट एक्ट, ठीक है ना। तो इसके तहत ये काम करता है। 1957 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पहली बार कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था, उसके तहत कॉपीराइट कार्य करता है। यानी कि इस एक्ट के तहत हमें क्या मिलता है, 60 वर्षों तक हमें इसका अधिकार मिल जाता है हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी सुरक्षा का, और उससे हम 60 वर्षों के बाद में उससे रिन्यू नहीं करवा सकते। लेकिन उसके बाद में क्या 1957 में ये एक्ट जब बनाया गया था तब इसमें कुछ कमियां महसूस की गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2012 ये ईयर याद रखना, 2012 के अंदर क्या किया, संशोधन किया। 2012 के अंदर संशोधन किया और जो ये बिल था 1957 का, इसी बिल के अंदर भारत सरकार के द्वारा 2012 के अंदर संशोधन किया गया। और वर्तमान में जो कॉपीराइट एक्ट चल रहा है वो कौन सा एक्ट चल रहा है, 1957 का जो कॉपीराइट एक्ट वो नहीं चल रहा है। वर्तमान में जो कॉपीराइट एक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, संशोधित कॉपीराइट एक्ट 2012 वाला वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में जारी, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सा जारी एक्ट है, तो वो कौन सा एक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2012 का संशोधित कॉपीराइट एक्ट हो जाएगा, जिसके तहत हमें कॉपीराइट मिलता है और इसके जो भी बेनिफिट होते हैं वो हमें मिलते हैं। बेनिफिट तो कई सारे इसके बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कॉपीराइट मिल जाता है तो उसकी सुरक्षा हो जाती है, साथ ही साथ में उसकी कोई नकल नहीं कर पाता है, इसी के साथ में उसका संरक्षण हो जाता है, जिससे हम आर्थिक जो भी हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है वो प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ में जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा बिक्री होती है, सेल होती है, उतनी ज़्यादा हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है उसमें सुधार आता है। तो इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। एडवांटेज को हम अपने सोचने की क्षमता के आधार पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने हमारे सोचने की क्षमता के आधार पर अगर एक नया प्रोडक्ट बना लिया तो उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट होंगे वो सारी चीज़ें हम आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉपीराइट। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं साथियों उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं जो कॉपीराइट होता है ये कॉपीराइट किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। एक तो हमने देखा, उसके बाद में हम मिनिस्ट्री देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। तो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। मानव संसाधन, इसको किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा ये हमें क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। और ये किन चीज़ों पर मिलता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो 4-5 इसके बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कॉपीराइट हम किन किन चीज़ों पर ले सकते हैं, किन किन प्रोडक्ट के ऊपर हम ले सकते हैं कॉपीराइट। जनरली हम जो कॉपीराइट है वो 8 से 10 चीज़ों के ऊपर ले सकते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इनकी प्रमुख जो वो चीज़ें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कॉपीराइट हम किन चीज़ों के ऊपर ले सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मैंने 4-5 नाम तो अभी आपको बताए थे कॉपीराइट हम किन के ऊपर ले सकते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉपीराइट हम किन किन प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम ले सकते हैं, 4-5 में इधर लिख देता हूँ। नंबर फर्स्ट हम किसके ऊपर ले सकते हैं, तो किसी अगर हमने पुस्तक की रचना की है, पुस्तक के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर हमने किसी फिल्म का निर्माण किया है, फिल्म की रचना की है, तो फिल्म के ऊपर भी हम कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें हमने अगर कोई किसी चित्र का निर्माण किया है, जो कई सारी हम पेंटिंग देखते हैं, जो कई सारी ऐसी पेंटिंग होती है जो महंगी होती है और जो अमीर लोगों के द्वारा उसमें पहचाना जाता है, तो कई सारी ऐसी पेंटिंग होती है जिनके ऊपर हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें मूर्ति कला के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। जो मूर्ति कला उनके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हम बात करें संगीत, संगीत के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट बात करते हैं हम और किन किन के ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। तो जैसे हम बात करें कविता हो गई, कोई भी हमने कविता की रचना की, उनके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें उपन्यास हो गए, कई सारे हम जब हिंदी के अंदर पढ़ते हैं तो कई सारे उपन्यास पढ़ते हैं, कई सारी कविताएँ पढ़ते हैं, उनके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कंप्यूटर या डेटाबेस, या फिर हम कह सकते हैं डेटा बेस के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें हम प्रोग्राम, जितने भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं उनके ऊपर भी हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें आवाज़, जो हमारी वॉइस होती है, आवाज़ के ऊपर भी हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। संगीत हो गया, तो इनके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। जैसे हम बात करें और विज्ञापन हो जाएगा एक हमारा, विज्ञापन के ऊपर भी हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं, विज्ञापन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और हम बात करें मानचित्र हो गया, इसके अतिरिक्त एक हो जाएगा हमारे मानचित्र हो जाएगा, मानचित्र हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम और बात करें यहाँ पर हो जाएगा तकनीकी चित्र हो जाएंगे, तकनीकी चित्र हो जाएंगे। इनके ऊपर भी हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट हम किसके ऊपर ले सकते हैं। तो मैंने शुरू में जो आपको बताया था दो क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र और एक बताया था मैंने कलात्मक क्षेत्र। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हम नए बना सकते हैं उनके ऊपर हम कॉपीराइट ले सकते हैं। जैसे पुस्तक की रचना कर सकते हैं हम, फिल्म हो गया, चित्र हो गया, मूर्तिकला हो गया, संगीत हो गया, तकनीकी चित्र हो गया, विज्ञापन हो गया, मानचित्र हो गया, इन सभी के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। जैसे हम विज्ञापन के अंदर देखते हैं कई सारी संस्थाएं होती है जिनके द्वारा विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो विज्ञापन उनके द्वारा निकाले जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर या फिर न्यूज़ के अंदर, तो उनका जो विज्ञापन होता है वो ऑथेंटिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही मान्यता प्राप्त वो विज्ञापन होते हैं, तो उनके ऊपर वो कॉपीराइट ले सकते हैं हम। इसी के अतिरिक्त हम देखते हैं कई लोगों के विचार होते हैं, इसके अंदर हम विचारों को भी मेंशन कर सकते हैं, विचार या हम विचार या सुविचार कह सकते हैं, सुविचार के ऊपर भी हम क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। जैसे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के ऊपर एक कॉर्नर पे लिखा होता है आज का सुविचार, अगर सोमवार है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि सोमवार आज का सुविचार क्या है, और वो सुविचार लिखने के बाद में उस जिस व्यक्ति के द्वारा वो सुविचार दिया जाता है उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है। जैसे हम बात करें उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया था। तो ये विचार उनका था, तो इसके ऊपर भी कॉपीराइट ले सकते हैं। हो सकता है ये आज कई सारे लोगों के द्वारा और कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा जो ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं साथ में उन्हें या व्यक्ति का नाम भी बताना पड़ता है कि ये कथन उन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था। तो ये होता है कॉपीराइट। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट किन के ऊपर हम ले सकते हैं और कॉपीराइट क्या होता है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है कॉपीराइट का, किस मंत्रालय का दिन काम करता है, याद रखना मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दिन काम करता है, और किस एक्ट के तहत, कॉपीराइट एक्ट 1957 में उसमें संशोधन किया गया 2012 के अंदर, वर्तमान में वही हमारे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा कॉपीराइट खत्म होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं भौगोलिक संकेतक के बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं भौगोलिक संकेतक या फिर हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि जो कॉपीराइट होता है वो किस प्रकार काम करता है, किन किन के ऊपर हमें मिलता है और किन किन से हम ले सकते हैं। और एक अगर आपने न्यूज़पेपर भी सुनते हो या फिर अगर आप करंट से अपडेटेड हो तो कॉपीराइट हाल ही में महीने डेढ़ महीने पहले जो हमारे अमिताभ बच्चन जो फिल्म अभिनेता हैं उनकी जो आवाज़ है उनके ऊपर भी कॉपीराइट दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि अमिताभ बच्चन जो हमारे अभिनेता हैं उनकी आवाज़ की कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो वो हाल ही में चर्चा का विषय, अगर आप उसे भी अगर यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च करोगे कि अभिनेता अमिताभ बच्चन कॉपीराइट या फिर उनकी वॉइस के ऊपर जो भी कॉपीराइट किसी ने भी लगाया हो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से पता चल जाएगा कि कॉपीराइट क्या किस प्रकार काम करता है, किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। उम्मीद आप सभी को उससे भी समझ में आ जाएगा, और अगर आप ये सेशन देखोगे तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आईपीआर के प्रकार के अंदर जो हमारा नंबर सेकंड है वो हो जाएगा हमारे भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक या इसी की चर्चा करें हम, इसी को क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिक इंडिकेटर, ठीक है ना। जियोग्राफिक इंडिकेटर यानी भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक का हम अगर वन लाइन में मैं बताऊं भौगोलिक संकेतक का अर्थ क्या होता है, तो ये एक ऐसा आईपीआर के अंदर सुरक्षा का काम करता है कि ये किसी का निजी अधिकार ना होकर सामुदायिक अधिकार होता है या क्षेत्र विशेष का अधिकार होता है। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कॉपीराइट, पेटेंट, इनके बारे में जब हमने चर्चा की थी तब हमने देखा था जो पेटेंट है वो एक निजी अधिकार है, संस्थागत अधिकार हो सकता है, कानूनी अधिकार होता है। हालांकि ये कानूनी अधिकार होता है लेकिन ये निजी अधिकार नहीं होता। जैसे हमने कॉपीराइट की बात की, जैसे मैंने कोई एक पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक के ऊपर अगर मैं कॉपीराइट लेता हूँ तो वो मेरा निजी अधिकार हो जाएगा, लेकिन ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक है ये निजी अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, ये निजी अधिकार नहीं है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भौगोलिक संकेतक होता है ये किन के ऊपर दिया जाता है। तो किन के ऊपर दिया जाता है, तो भौगोलिक संकेतक नाम से स्पष्ट है किसी स्थान विशेष से उत्पन्न हुई या किसी क्षेत्र विशेष से उत्पन्न हुई
कृषि का हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, नवीनतम निर्माण कार्य हो सकते हैं, वेशभूषा हो सकती है, या फिर वहाँ की मिठाई हो सकती है। किसी भी चीज़ के ऊपर हमें क्या मिल सकता है, जीआई टैग मिल सकता है। इसे शॉर्ट में जीआई टैग के नाम से भी जाना जाता है। इसे शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, तो जीआई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जी से जियोग्राफिकल और आई से हो जाएगा इंडिकेटर हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं भौगोलिक संकेतक क्या होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष से उत्पन्न हुई सामग्री, या कोई भी किसी भी क्षेत्र विशेष से उत्पन्न हुई सामग्री हो सकती है, या कोई भी माल हो सकता है, या कोई भी सामान हो सकता है। इनको क्या दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। जैसे हम बात करें कोई भी सामग्री हो जाएगी, जैसे अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो उसके अंदर सामग्री हो जाएगी। जैसे हम बात करें कोई भी माल हो गया, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर माल एवं सामान शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी ये दिया जाता है। तो ये होता है कि भौगोलिक संकेतक का अर्थ क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष को क्या दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग दिया जाता है। जिसके कारण क्या फायदा होता है, तो जिस क्षेत्र में जिस को जीआई टैग दिया जाता है, उस क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी जनजाति रहती है, या जिस क्षेत्र के अंदर ये जीआई टैग दिया जाता है, उनको इसका फायदा होता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं जो जीआई जो टैग होता है, यह जीआई टैग किन क्षेत्र में दिया जाता है, या किन उत्पाद को दिया जाता है। जो जीआई जो टैग होता है या भौगोलिक संकेतक जो होता है, यह किन किन सेक्टर के अंदर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट बात करें, नंबर फर्स्ट होगा कृषि उत्पाद को। जितने भी हमारे कृषि उत्पाद होते हैं या कृषि से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं, कृषि, इनको हम जीआई टैग दे सकते हैं। नंबर सेकंड बात करें हम, नंबर सेकंड हो जाएगा निर्माण उत्पाद। यानी कि निर्माण उत्पाद का अर्थ यहाँ हो जाएगा निर्माण का, जितने भी हमने नए नए प्रोडक्ट का निर्माण किया है, उनको भी क्या दिया जा सकता है, उनको भी हम जीआई टैग दे सकते हैं। इसका अतिरिक्त नेक्स्ट बात करें हम, और किनको जीआई टैग दिया जा सकता है, तो और हम बात करें नंबर थर्ड की बात करें, तो नंबर थर्ड हो जाएगा खाद्य सामग्री। जो हमारी खाद्य सामग्री होती है, उनको भी क्या दिया जा सकता है, जीआई टैग दिया जा सकता है। जैसे हम बात करें कई सारी मिठाइयाँ होती है जिनको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे हम बात करें आगरा का पेठा होता है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें बीकानेरी भुजिया हो जाएगी, उसे हम जीआई टैग मिला हुआ। तो ये कई सारे से खाद्य सामग्री होती है जिनको भी जीआई टैग दिया जाता है। उसके बाद नंबर फोर्थ की बात करें तो हस्तशिल्प यानी कि हाथ से निर्मित जो भी हमारे उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी क्या दिया जाता है, जीआई टैग मिलता है। तो ये भी आप याद रखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन उत्पाद को, कृषि उत्पाद को दिया जाता है, निर्माण होने वाले उत्पाद को, खाद्य सामग्री और हस्तशिल्प को क्या दिया जाता है, जीआई टैग का दर्जा मिलता है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि यह क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम, जो जीआई टैग होता है कितने वर्षों तक वैलिड रहता है। कितने वर्षों तक ये वैलिड रहता है, तो 10 वर्ष तक ये वैलिड रहता है। यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को हमने जीआई टैग दिया तो वो 10 वर्ष तक वैलिड रहेगा, उसको जीआई टैग का दर्जा मिलता रहेगा। उसके बाद में वापस से इसको हम क्या करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। इसे वापस से क्या करवा सकते हैं, इसे हम रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने बात की थी जैसे कॉपीराइट की बात, कॉपीराइट को हम रिन्यू नहीं करवा सकते, लेकिन इसको हम क्या करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि जैसे 10 वर्ष कंप्लीट होते हैं उसके बाद में वापस से हम जीआई टैग का जो ऑफिस होता है चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है जीआई टैग के लिए। अगर हमें लेना है तो हमें चेन्नई के ऑफिस में हमें दस्तावेज कंप्लीट करके उस ऑफिस में जमा करवाने होंगे। उसके बाद में हमें वापस से जीआई टैग मिल जाए। जैसे हम उदाहरण की बात, भारत में सबसे पहले जो जीआई टैग है वो 2004 के अंदर दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। 2004 में दिया गया था, तो 2014 के अंदर वापस से वो क्या हो गया, उसका जो जीआई टैग का दर्जा था वो हट गया। उसके बाद में वापस से उसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो वापस से वही प्रोसेस होती है, हमें दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं कार्यालय के अंदर। उसके बाद में वो जांच करते हैं, उसके बाद में वापस से हमें क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। अगर ये आपको समझ में आए तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं जीआई टैग के बारे में अन्य प्रमुख बातें, कि जो जीआई टैग होता है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं हम जो जीआई टैग है ये किस जीआई जो टैग है या जो भौगोलिक संकेतक जो है ये किस एक्ट के तहत कार्य करता है, किस एक्ट के तहत ये कार्य करता है। तो उस एक्ट का नाम याद रखना है हमको, किस एक्ट के तहत ये कार्य करता है। तो ये किस एक्ट के तहत कार्य करता है, तो ये कार्य करता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर फॉर गुड्स एक्ट। ये किस एक्ट के तहत कार्य करता है, तो जियोग्राफिक किस एक्ट के तहत कार्य करता है, तो जियोग्राफिक इंडिकेटर और गुड्स एक्ट। किस एक्ट के तहत ये कार्य करता है, तो जियोग्राफिक इंडिकेटर और गुड्स एक्ट के तहत कार्य करता है। और ये एक्ट कब बनाया गया था, तो ये एक्ट बनाया गया था 1999 में। कब बनाया गया था,
1999 में ये बनाया गया था। 1999 में तो एक्ट बनता है, लेकिन ये कार्य करना कब प्रारंभ करता है? ये एक्ट कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया था, लेकिन इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो कार्य करना प्रारंभ किया था 15 सितंबर 2003 को। यानी कि ये एक्ट 1999 में बनता है, लेकिन कार्य करना इसने कब प्रारंभ किया? तो 15 सितंबर 2003 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया, और उसी के एक साल बाद यानी कि 2003 में ये कार्य करना प्रारंभ करता है। और 2004 के अंदर 2004 में पहला जीआई टैग देता है। किसको देता है? तो दार्जिलिंग चाय को। जो दार्जिलिंग की जो चाय होती है उसे 2004 के अंदर पहला जीआई टैग दिया जाता है दार्जिलिंग चाय को। और ये जो दार्जिलिंग की जो चाय है कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह का नाम है दार्जिलिंग, वहाँ पर चाय की खेती होती है, तो उसे दार्जिलिंग चाय के नाम से जाना जाता है। और 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था। तो ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में यहीं पर हम देख लेते हैं किस ये मंत्रालय का दिन कार्य करता है, किस मंत्रालय का दिन कार्य करता है। तो ये किस मंत्रालय का दिन कार्य करता है? तो DIPP इसके अंदर ये काम करता है। ये DIPP किसके अंदर है? तो ये किसके अंदर रहता है? तो कॉमर्स व किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो कॉमर्स है, या फिर हम कह सकते हैं वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय के अधीन काम करता है। औद्योगिक मंत्रालय जो हमारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट यानी औद्योगिक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय आता है, उसके अंदर एक संस्था बनाई गई है DIPP। उसके अंदर ये काम करता है। कौन सा काम करता है? तो उसके अंदर एक्ट काम करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर फॉर गुड्स एक्ट काम करता है। और ये कब बना था? तो 1999 में बनता है, और 15 सितंबर 2003 को ये लागू होता है। और 2004 के अंदर इसके द्वारा पहली बार जीआई टैग दिया जाता है दार्जिलिंग की चाय को। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर किसी भी स्थान में अगर हमें जीआई टैग मिल जाता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हम बात करें इसके क्या क्या लाभ होते हैं। किसी भी अगर स्थान पे अगर किसी को भी जीआई टैग दिया जाता है, जो हमने 4 अभी उत्पाद देखे थे, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, उसके निर्माण उत्पाद और देखा है हमने खाद्य उत्पाद देखे थे। अगर इन चारों में से किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो नंबर फर्स्ट बात करें इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है घरेलू। जिस उत्पाद के ऊपर उसको जीआई टैग दिया गया है, उस उत्पाद की जो घरेलू बाजार के अंदर घरेलू बाजार में उसकी जो कीमत होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नंबर सेकंड में बात करें, घरेलू बाजार में उसकी कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे जैसे ही उसको घरेलू बाजार में उसकी कीमत बढ़ती है तो उसी के साथ में क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी जो डिमांड होती है, मांग भी बढ़ जाती है। यानी कि उसको एक हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको एक अलग पहचान मिल जाती है, या फिर उसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा चर्चा करने लगते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम। पहला फायदा तो होता है घरेलू बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हम बात करें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, यानी कि जैसे अगर किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है, जैसे हम बात करें बनारसी साड़ी हो गया, सोजत की मेहंदी हो गई, इसके अलावा हम बात करें बासमती राइस हो गया। बासमती राइस वर्ल्ड फेमस है। और जैसे ही हम इस बासमती राइस का नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ही प्रश्न आता है कि उसकी सुगंध हमारे मस्तिष्क में उठने लगती है। तो जैसे ही वो उसके बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं, और इसी कारण से उससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है हमें। और नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा पर्यटन को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जैसे हम बात करें दार्जिलिंग की जो चाय है वो वर्ल्ड फेमस है। दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फेमस है। अगर दार्जिलिंग की चाय अगर वर्ल्ड फेमस है तो उस जगह का नाम सुनकर लोग स्वतः ही वहाँ पर घूमने जाते हैं। जो डोमेस्टिक जो पर्यटक होते हैं, यानी कि जो घरेलू जो पर्यटन होते हैं वो भी वहाँ पर घूमने जाते हैं। और साथ ही साथ में जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो भी वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर स्थान विशेष का जो इन्वायरमेंट होता है और वहाँ की जो लोकल जो जनजाति होती है उनको भी नए इन्वायरमेंट में पहुंचने का एक अवसर मिलता है कि लोगों के साथ में घुल मिलते हैं, ताकि वो उनकी भाषा और उनके पहनावा और साथ ही साथ में उनका इन्वायरमेंट कल्चर किस प्रकार का वो समझ सकते हैं। और साथ में वो भी उस जगह पर जिस जगह पर जिसको जीआई टैग दिया जाता है वो भी वहाँ पर जाकर उनको आसानी से पहचान सकते हैं और कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। और उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है इसका लाभ होता है। उसके बाद में हम प्रमुख जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसे जीआई टैग दिया जाता है तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके ये बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट के बारे में हम अगर चाहें तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन
जो मेन जो इसके बेनिफिट होते हैं वो मैंने बता दिया, और इसके आधार पर आप अपने आधार पर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जीआई टैग, कुछ जीआई टैग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जीआई टैग के बारे में हम चर्चा करें तो जीआई टैग पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार कब दिया गया था, 2004 के अंदर दिया गया था। किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद में इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो जीआई टैग होता है। ये जीआई टैग एक से कई हम यह कह सकते हैं एक साथ में 2 स्थानों को भी जीआई टैग दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक साथ 2 जगह, या जो जीआई टैग होता है वो एक साथ 2 जगह, या फिर हम कह सकते हैं 2 राज्य को एक साथ जीआई टैग मिल जाता है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है, तो पहला तो पॉइंट ये बनता है कि जो जीआई टैग जो दिया जाता है वो एक साथ 2 जगह पर दिया जा सकता है, 2 जगह को एक साथ में जीआई टैग दिया जा सकता है, या 2 राज्य को एक साथ में जीआई टैग दिया जा सकता है। ठीक है ना। उसका पीछे का जो प्रमुख कारण है वो कारण क्या है, तो उसके बारे में हमको कारण पता होना चाहिए। इसका जो पीछे का जो प्रमुख कारण है वो कारण क्या हो जाएगा, तो ये कारण आप याद रखना। कारण क्या हो सकता है उसका पीछे का, 1 मिनट। अगर हम कारण की बात करें यहाँ पर, अगर हम कारण की बात करें तो इसके पीछे का जो प्रमुख कारण होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक समान उत्पाद का निर्माण, एक समान उत्पाद का निर्माण या उत्पादन। ठीक है ना। उसके पीछे का कारण क्या होता है, तो एक समान उत्पाद का निर्माण या उत्पादन। तो अगर यह कंडीशन वहाँ पर किसी स्टेट के अंदर या किसी जगह हो रही है तो उस जगह को एक साथ में क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें पंजाब और हरियाणा के अंदर चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वो भी बासमती जो राइस होता है वो लगभग इन दोनों स्टेट के अंदर बराबर मात्रा में उत्पादन होता है, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी सेम होता है। पंजाब के अंदर भी बासमती राइस का प्रोडक्शन किया जा रहा है और हरियाणा के अंदर भी बासमती राइस का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो वहाँ पर इन दोनों स्टेट के अंदर प्रोडक्शन और जो फसल है या उत्पाद है वो सेम है। उत्पाद सेम होने की वजह से इन दोनों राज्यों को एक साथ में क्या मिलता है, जीआई टैग का दर्जा मिलता है। तो ये कंडीशन कहाँ पर अप्लाई हो सकती है, तो एक समान उत्पाद का निर्माण होने के कारण वहाँ पर उसको जीआई टैग का जो दर्जा है वो दोनों स्टेट को दिया जाता है। और इसका अगर आप उदाहरण याद रखना चाहो तो एग्जाम्पल याद रखना, इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। ठीक है ना, पंजाब प्लस हरियाणा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और पंजाब और हरियाणा कैसे होगा, तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चावल का जो प्रोडक्शन होता है, चावल का प्रोडक्शन एक समान होता है, और साथ ही साथ में चावल की जो वैरायटी होती है, जैसे हम बासमती चावल की बात करें तो बासमती चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है, तो पंजाब और हरियाणा के अंदर बासमती चावल का प्रोडक्शन होता है, और इन दोनों का जो सुगंध होता है जो बासमती राइस की वो सेम होती है। इसी कारण से पंजाब और हरियाणा को एक ही जगह पर जीआई टैग का दर्जा मिलता है, और जो बेनिफिट पंजाब को होता है वही बेनिफिट हरियाणा को होता है, और हरियाणा को जो बेनिफिट होता है वही बेनिफिट किसको होता है, पंजाब को होता है। तो इसके बारे में जीआई टैग के बारे में हमको ये पता होना चाहिए। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए रहता है, तो 10 वर्ष तक ये वैलिड रहता है। इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो ये इसके प्रमुख कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और एक याद रखना, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत के अंदर टोटल कितने जीआई टैग है, तो लगभग 432 टोटल जीआई टैग है। वो ये गूगल पर आप इसको सर्च कर लेना, एक्यूरेट डेटा आप गूगल से देख लेना। मेरे को जो डेटा मिला वो 432 ही मिला है। और इसके जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर की जो वेबसाइट है भारत सरकार की, उसके अंदर आप जाकर चेक कर लेना कि ये 432 है या ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो उसमें आप इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है ना। तो ये जीआई टैग के बारे में, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं पर्टिकुलर 2020 और 21 के अंदर जो वर्ल्ड फेमस है, हम कह सकते हैं जो अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय बने हुए हैं जीआई टैग, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। किन किन को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम अब आगे चर्चा करते हैं। आगे हम देखते हैं भौगोलिक संकेतक, जिसके अंदर हम देख रहे थे, इसके अंदर हम देख रहे थे कि जीआई टैग किन किन को मिला हुआ है 2021-22, यानी कि हालांकि इंडिया के अंदर लगभग 432 चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन हम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चर्चा करेंगे कि जीआई टैग किन किन को मिला हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि हमने जो 4 सेक्टर देखे थे, एक तो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में देखा था, खाद्य प्रोडक्ट, और एक या फूड प्रोडक्ट होगा, और एक हो जाएगा हमारा निर्माण उत्पाद, और एक हो जाएगा हस्तशिल्प। इनमें से हम केवल एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो कौन सा जगह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अलावा कई सारे जो 3 सेक्टर बचे हुए उनके अंदर भी जो जीआई टैग मिला हुआ है, उनके केवल मैं नाम बता दूंगा, आप उनके अंदर उनको मेंशन कर देना। ठीक है ना। जो अभी जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे पहला तो आपको याद रखना, दार्जिलिंग की चाय 2004 को में उसको जीआई टैग मिला था। ये हमारे सबसे पहला जीआई टैग मिला था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और ये हमारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बनता भी और एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं
ये भौगोलिक संकेतक के लिए एक स्लोगन का प्रयोग किया जाता है। उस स्लोगन का नाम है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। निधि का अर्थ होता है कोष होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अतुल्य भारत यानी कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि अमूल्य जो भी संपदा है उसका एक स्लोगन है। इस स्लोगन को याद रखना आप, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले आप याद रखना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अंदर किन किन को जीआई टैग का दर्जा मिला गया है, सबसे पहले आप उन्हें याद करना। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर किस किस को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ, तो सोजत मेहंदी हाल ही की जो अभी चर्चा का विषय बना के और उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई सारी चीज़ों को राजस्थान के अंदर जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो सोजत की जो मेहंदी है, सोजत सिटी कहाँ पर है, पाली के अंदर आती है, और वहाँ की जो मेहंदी है वो वर्ल्ड फेमस है। और ये जो मेहंदी का उत्पादन होता है ये सोजत के अंदर हम कह सकते हैं बिल्कुल नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक तरीके से इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है, और इसीलिए इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में हम बात करें काले चावल। काले चावल कहाँ के फेमस है, तो मणिपुर के फेमस है, और इसका काले चावल का दूसरा नाम है चा खाओ। चा खाओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। काले चावल काले रंग के होते हैं, इसीलिए इनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, मणिपुर के अंदर है। और एक हो जाएगा हमारे सिराग खोग हाथी मिर्च, ये एक मिर्च है और उस मिर्च का नाम है क्या, हाथी मिर्च। ये वैरायटी का नाम है हाथी मिर्च, और ये कहाँ की है, मणिपुर। इसको भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर, ये याद रखना आप। एक गुलबर्ग तूर दाल हो जाएगी कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन कौन से हमको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं अलीबाग सफेद प्याज। ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है अलीबाग, वहाँ पर सफेद प्याज को क्या दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया। उसके बाद में बात करते हैं वाड़ा कोलम चावल। ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर। वाड़ा कोलम राइस की एक वैरायटी है जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में हो जाएगा नागा खीरा, ये नागालैंड के अंदर स्थित है। और नागा को याद करने का जो सही तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा नागा, और इधर हो जाएगा नागा, ठीक है। तो ये नागालैंड और ये नागा खीरा हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं जुड़ीमा राइस वाइन। ये कहाँ पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है। वाइन ये हम कह सकते हैं पेय पदार्थ बनाते हैं इसके द्वारा, जुड़ीमा राइस के द्वारा, और उसको क्या दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में हो जाएगा चिन्नौर चावल, मध्य प्रदेश हो जाएगा। एक हो जाएगा सुंदरवन का शहद, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनमें से हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप याद करना आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उनके आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में आसपास के स्टेट, जैसे अगर आप राजस्थान के रहने वाले तो राजस्थान के अंदर किन किन को मिला हुआ, तो सबसे पहले हम याद करेंगे सोजत की मेहंदी। उसके बाद में हो जाएगा बीकानेर भुजिया जो है उसको भी एक जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो भी संगमरमर का पत्थर उसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। और हम बात करें जो भी जयपुर राजघराने के जो भी वेशभूषा है उसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो कई सारे सेक्टर के अंदर भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सबसे पहले उन्हें याद करने की कोशिश करना। उसके बाद में आपके आसपास के जो स्टेट है, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे चिन्नौर चावल हो जाएगा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो अलीबाग का सफेद प्याज हो जाएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उनके हम याद करेंगे सबसे पहले। अब मैं इसमें से बता देता हूँ कि इस स्लाइड में आपको कौन कौन से याद रखना है। पहला तो हो जाएगा जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसके बारे में याद रखना है। तो पहला तो हो जाएगा हमारे सोजत की जो मेहंदी है ऐसे याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है, एक याद रखना है ये काले चावल जिसका दूसरा नाम चा खाओ है, मणिपुर के अंदर स्थित है ये। और उसके बाद में याद रखना है एक आपको गुच्छी मशरूम, ठीक है ना, क्योंकि ये मशरूम है। और एक हो जाएगा इसमें गुलबर्ग तूर दाल हो जाएगी जो कर्नाटक के अंदर है, और इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। इसके अंदर 3 याद रखना है आपको, 4 याद रखना है सोजत मेहंदी और काले चावल और गुच्छी मशरूम और गुलबर्ग, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें आपको क्या याद रखना है, तो एक तो याद रखना है आपको सुंदरवन का शहद याद रखना है, और एक याद रखना है जुड़ीमा राइस वाइन, और एक ये तो याद रह जाएगा आपको नागा खीरा जो नागालैंड के अंदर स्थित है, और एक याद रखना वाड़ा कोलम, और एक याद रखना है आपको अलीबाग सफेद प्याज। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न पूछा जाता है उनके आपको याद रखना है। सुंदरवन एक अलग प्रश्न बनता है क्योंकि सुंदरवन के बारे में हमें 4 से 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। नेशनल पार्क है और इसी के साथ में ये इसको मैंग्रोव वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये वन्य जीव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान भी है, और जैव एक हो जाएगी यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। चिन्नौर चावल भी याद रखना है, जुड़ीमा वाइस राइन, क्योंकि अलग अलग प्रश्न राइस से 4-5 प्रश्न बनते हैं और इनमें अलग अलग वैरायटी भी दी गई और इनका अलग अलग यहाँ पर यूज़ के आधार पर इनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो इसी के साथ में हमारा जो आज का जो टॉपिक वो कंप्लीट होता है। आज हमने कॉपीराइट और जीआई टैग के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और साथ ही साथ में ये जो मैंने पढ़ा है इसके साथ में आपको ऑथेंटिक बुक को भी साथ में रख कर पढ़ते हुए चलना, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो। इसमें मैंने ईयर भी नहीं दिखाए, और हो सकता है एग्जाम में आपको ईयर पूछ ले तो आपको ईयर भी साथ साथ में याद करते चलना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।